नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, वॉर ब्रेकिंग न्यूज और वॉर रिपोर्ट भी। 9 मार्च के लगभग 60 दिन बाद रूस ने पूरे यूक्रेन पर बारूदी बरसात कर दी है। पूरा यूक्रेन धुआं हो चुका है। यूक्रेन के शहरों पर पुतिन के क्रोध की बरसात हुई है। नेटो से हथियार मिलने के बाद 27 अप्रैल को जेलेंस्की ने स्प्रिंग ऑफेंसिव की शुरुआत की, लेकिन यूक्रेन की सेना को नेटो ने पहले ही चेतावनी भी दे दी थी कि रूस की शक्ति को कम ना आंका जाए। रूस ने 27 और 28 अप्रैल को ही यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से सुलग उठी है। किस तरह का हमला किया गया आपको बताते हैं। रूस ने यूक्रेन के 27 शहरों पर अटैक किए हैं। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर पर मिसाइल हमला किया गया है। नीप्रो शहर में भी बड़े धमाके सुने गए हैं। मिकोलेव शहर पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुई है। निकोलेव शहर में वॉर रूम मीटिंग के दौरान यूक्रेन और ब्रिटेन के 20 ऑफिसर मारे गए हैं। पोल्टावा शहर पर भी बारूद बरसाया गया है। चरकासी क्षेत्र में रूस की मिसाइल एक रेजिडेंशियल इमारत पर गिर गई है। राजधानी कीव में कई जगह विस्फोट हुए हैं। सेवेस्क शहर में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। देखिए किस तरह के हमले किए हैं रूस ने। चौतरफा हमला किया गया यूक्रेन के 27 शहरों पर। मिकोलेव शहर में भी मिसाइल हमले से कई लोगों की मौत हुई है। रूस ने हमले के जरिए कामिकाजी ड्रोन इस्तेमाल किए। क्रूज मिसाइलों से भी हमले किए गए। रूस की वायु सेना ने फाइटर जेट से अटैक किया है। इसके अलावा TU न्यूक्लियर बॉम्बर से भी बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि TU न्यूक्लियर बॉम्बर से भी बम गिराए गए हैं। यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव का यह सबसे विध्वंसक जवाब है जिससे पूरा यूक्रेन दहल उठा है। देखिए पुतिन की क्रोध अग्नि से जलते यूक्रेन के ताजा हालात इस समय क्या हैं। 27 अप्रैल को जब ज़ैपोरिज़िया से यूक्रेन ने अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव की शुरुआत की, तभी यह तय हो गया था कि रूस का पलटवार होगा, बहुत विध्वंसक प्रहार होगा। रूस की सेना ने यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किया और ओमान क्षेत्र के चरकेसी में एक मिसाइल इस इमारत पर गिरी। इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अपार्टमेंट में आग लग गई। रूस के इस हमले में 13 नागरिकों की मौत हो गई और 33 से ज्यादा घायल हो गए। मिसाइल हमले से इमारत के आसपास वाला इलाका भी तबाह हो गया। कारों में आग लग गई। चरकेसी की इस इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। रूस ने नीप्रो शहर पर भी बड़ा अटैक किया। रूस के हमले में 2 बड़ी इमारतें तबाह हो गई जो देखने में सेना के गोदाम जैसी नजर आ रही हैं। इमारतों पर हुए हमले के बाद आग लग गई और धुएं के कॉलम कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगे। नीप्रो में भी फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि बुझाने में कई घंटे लग गए। यूक्रेन का शहर शहर सुलग रहा है। हर तरफ धमाके सुनाई दे रहे हैं और सायरन बज रहे हैं। जैसा हाल चरकेसी और नीप्रो का है, वैसा ही हाल मिकोलेव शहर का भी है। रूस के हमले से एक इमारत में आग भड़क उठी। खिड़की से निकलती आग की लपटें हमले की तीव्रता की गवाही दे रही हैं। इमारत में फंसे लोगों को दरवाजे काट कर निकाला गया। रात को हुए हमले के बाद दिन में मंजर भयावह नजर आने लगा। रूस की स्ट्राइक से मिकोलेव का बड़ा इलाका तबाह हो गया। यूक्रेन को रूस के काउंटर अटैक में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। मिकोलेव शहर पर हुई स्ट्राइक में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मिकोलेव शहर में यूक्रेनी सेना के अफसर बैठक कर रहे थे। इस बैठक में कुछ विदेशी सैन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में 30 अप्रैल को क्रीमिया पर हमले की रणनीति बनाई जा रही थी। रूस को बैठक की खुफिया जानकारी मिली। रूस ने उस इमारत पर मिसाइल अटैक कर दिया जहां सैन्य अफसर मौजूद थे। रूस के हमले में यूक्रेन के 20 हाई रैंक सैन्य अधिकारी मारे गए। उनके साथ विदेशी सैन्य अधिकारियों की मौत की भी खबर है। विदेशी सैन्य अधिकारी ब्रिटेन या अमेरिका के होने का अंदाजा जताया गया है। रूस ने मिसाइल स्ट्राइक के साथ साथ आर्टिलरी और इन्फेंट्री से भी यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किए हैं। यूक्रेन के सेवर्स्क इलाके में रूस ने इतना जबरदस्त हमला बोला कि यूक्रेनी फौज को अपना सैन्य ठिकाना छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन के इन सब इलाकों के साथ साथ राजधानी कीव में भी कई जगह धमाके सुने गए। बीती रात से कीव में लगातार एयर रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने पूरे देश में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
यूक्रेन पर ये हमले 3500 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर से किए गए। साथ ही ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाई गई। यूक्रेन के वॉरशिप से क्रूज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने कुल 23 क्रूज मिसाइलें दागी। 23 में से 21 मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की। रूस के 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने से पहले नेटो कमांडर ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि रूस अभी बहुत ताकतवर है और बड़ा हमला करेगा। उन हमलों की शुरुआत हो चुकी है। अगर यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो महाविनाश आना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कीव और निकोलेव के अलावा रूस की मिसाइलों ने कई और जगहों को टारगेट किया। रूस की स्ट्रैटेजी इस बार सिर्फ मिलिट्री बेस या हथियारों के गोदाम को नष्ट करना नहीं था। रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी जहां आम लोग रहते हैं। रात के वक्त ज्यादातर लोग घर में ही थे, इसलिए मिसाइल अटैक के वक्त बहुत से लोग सुरक्षित शेल्टर्स तक नहीं पहुंच सके। रूस के मिसाइल अटैक में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है। नीपर नदी के किनारे और ज़ैपोरिज्जिया जैसे इलाकों में भी रूस की मिसाइलें जाकर गिरी हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में यूक्रेन से और ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। यूक्रेन में गूंज रहा था खतरे का सायरन और हवा से दंदनाती हुई मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो रही थी। यूक्रेन के आसमान से बहुत दूर रूस का बॉम्बर हवा में गोते लगा रहा था और पायलट रह रहकर मिसाइल फायर कर रहा था। 27 तारीख की रात को रूस ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन की तबाही की कहानी लिखना रूस के लिए कैसे चंद मिनटों की बात है। एयर डिफेंस एक्टिव करने के बावजूद रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन छूने में कामयाब हो रही थी। इमारतों में आग लग रही थी और कई जिंदगी इन शोलों में भस्म हो गई। Tu-95 बॉम्बर से हमला, मिसाइल से यूक्रेन दहला। रशियन स्ट्राइक का ये स्टाइल नया नहीं है, हमलों का ये नया रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन यूक्रेन को पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस देने के बावजूद यूक्रेन की जो हालत हुई है उससे साबित हो गया है कि रूस के फाइटर यूक्रेन के एयर स्पेस में दाखिल हुए बगैर यूक्रेन को छलनी कर सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के नीपर नदी पर बसे नीप्रो पर भी मिसाइलों की बरसात हुई। नीप्रो में मिसाइल एक घर पर गिरी, 2 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। नीप्रो में 3 लोग जख्मी हो गए। मिसाइल धमाकों से दहशत के बीच लोग जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे। इमारतें क्षत विक्षत होने लगी और आसमान काले धुएं से ढक गया। वीडियो नंबर 1, मिसाइलों की बरसात, धमाकों में इमारतें बर्बाद। रूस ने ऐसा ताबड़तोड़ अटैक किया कि मिसाइलों की गिनती करना मुश्किल हो गया। तबाही का अंदाजा लगाने में कई दिन लगेंगे। बल्बों के ढेर से अभी कई शव निकाले जाने की आशंका है। रूस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेनी फौज नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। मकान, मार्केट, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई सेंटर्स सब तबाह हो गए। तबाही की कहानी बहुत बड़ी होती अगर यूक्रेन में जगह जगह एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होती। देखिए कैसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। वीडियो नंबर 2, समंदर के ऊपर विमान, यूक्रेन में मचा कोहरा। रूस ने यूक्रेन पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी से हमला किया था। कैस्पियन सी से रशियन Tu-95 ने उड़ान भरी और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। रशियन वायुसेना ने Kh-101 मिसाइल इस्तेमाल की। रशियन बॉम्बर से Kh-555 मिसाइल भी दागी गई। रूस की ऐसी मिसाइलों में करीब 450 किलो का वॉरहेड होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों को कैस्पियन सी से बॉम्बर से फायर किया गया। मिसाइल अटैक होते ही यूक्रेन में खतरे का सायरन बजा और रात के अंधेरे में लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। अंडरग्राउंड इलाकों तक जो पहुंच सके उनकी जान बच गई, लेकिन मिसाइल अटैक में कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआती खबरों में 13 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है। रूस के लेटेस्ट हमले में खेरसोन, माइकोलिव, सुमस्का, ओमान, डोनेस्क, नीप्रो, ज़ैपोरिज़िया, खार्किव, पोल्टाव्स्का टारगेट पर रहे। यूक्रेन के 30 अप्रैल से रूस पर बड़े हमले के प्लान के बाद से ही रूस में पुतिन ने कई बैठकें की थी।
सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से धमाका और मॉस्को में ड्रोन का मलबा मिलने के बाद से ही आशंका थी कि रूस अब यूक्रेन से बदला लेगा। माना जा रहा है कि ये रूस के बदले की पहली किश्त है, अभी और ज्यादा हमले हो सकते हैं। रूस में तैनात तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन लेने के बाद रूस ने अब उन इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है जहां एयर डिफेंस की तैनाती नहीं है। मिसाइल अटैक के साथ ही रूस की सेना रॉकेट से हमले तेज कर रही है। बाखमुत में भी जोरदार धमाके हो रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया के करीब यूक्रेन के सैनिक जमा हो रहे थे, इसीलिए रूस की मिसाइलों ने यहां भी हमला किया। ब्लैक सी में रूस के कई मिसाइल कैरियर गश्त लगा रहे हैं और रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन में दाखिल हुए बिना यूक्रेन पर मिसाइल अटैक में सक्षम हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 अप्रैल से 2 दिन पहले शुरू हुआ हमला आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा और रूस की कोशिश 30 अप्रैल तक यूक्रेन पर हावी होने की है। रूस यूक्रेन में दहशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कमांडर्स की बैठक ली है और यूक्रेन के कुछ इलाकों को टारगेट करने की रणनीति बनी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और नीपर नदी के किनारों पर बसे इलाके रूस के प्राइम टारगेट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की तरफ से न्यूक्लियर तैयारी पूरी हो चुकी है। मुमकिन है कि जल्द ही रूस कुछ ऐसा करे जो दुनिया कभी होते नहीं देखना चाहती है। और यह बात इतने भरोसे के साथ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि एक तो रूस की न्यूक्लियर तैयारी से जुड़ा एक सबूत ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस से इस संबंध में 2 धमकियां भी जारी कर दी गई हैं। अब क्या है ये सबूत और किसने दी है एटमी धमकी, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को में यार्स मिसाइल का काफिला पहुंचने का उद्देश्य जंग की तैयारी नहीं है, बल्कि उद्देश्य है 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में न्यूक्लियर क्षमता का प्रदर्शन। लेकिन इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के विक्ट्री डे में प्रदर्शन से संदेश जो मिलता है वो न्यूक्लियर जंग की तैयारी ही है। तो क्या रूस यूक्रेन पर एटम बम गिराएगा? क्या यूक्रेन पर मिसाइल से हमला करेगा? या फिर क्या चेरनोबिल जैसे हादसे को अंजाम देगा? इन सवालों की पृष्ठभूमि में सबसे अहम रोल है रूस की तरफ से जारी हुई 2 धमकियों का। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये धमकियां सीधे न्यूक्लियर हमले की हैं। इनमें पहली धमकी रूस के प्रोपेगेंडिस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने अपने ही टीवी शो में दी है। रूसी प्रोपेगेंडिस्ट सोलोव्योव वो शख्स हैं जिनकी पहुंच क्रेमलिन तक है, तो इसका मतलब है कि विनाश की धमकी क्रेमलिन से जारी हो रही है। हालांकि इस धमकी के एक हिस्से में चेरनोबिल का भी जिक्र है। यह बयान दरअसल इशारा है कि बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए भी यूक्रेन में न्यूक्लियर तबाही मचाई जा सकती है। यानी माहौल बन चुका है और आने वाले दिनों में न्यूक्लियर तबाही मच सकती है, जिसकी पुष्टि रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की है। रूस न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से बच रहा है, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका जानबूझकर हमारे मौलिक हितों का उल्लंघन करना जारी रखता है तो वो जोखिम बढ़ा रहा है। मारिया ज़खारोवा का यह बयान नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर हमले की स्पष्ट धमकी है। और इन सभी धमकियों का संबंध यूक्रेन में न्यूक्लियर तबाही के केंद्र ज़ेपोरिज़िया से है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी हलचल इसी जगह पर देखी जा रही है। रूस ने ज़ेपोरिज़िया एनपीपी पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने रूसी सैनिकों की तैनाती से जुड़ी एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि रूसी सेना ने कई छतों पर सैंडबैग फाइटिंग पोजीशन ले ली है। यानी अब रूस ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। और इसका कारण यूक्रेन से हमले की आशंका को बताया है। मैक्सार के जरिए हासिल इन तस्वीरों को भी देखिए। इनमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन इन्हीं रिएक्टर्स में ये दूसरे रिएक्टर के पास एक डिफेंसिव पोजीशन दिखाई गई है। ठीक ऐसे ही तीसरे रिएक्टर के पास 2 और 5वें रिएक्टर के पास एक डिफेंसिव पोजीशन है। हालांकि जारी की गई तस्वीर 25 मार्च 2023 की है, लेकिन 2022 में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नियंत्रण में लेने का मकसद अब साफ हो रहा है। कभी भी हादसे के रूप में न्यूक्लियर तबाही मच सकती है। ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर तबाही कैसे मचेगी इसका अनुमान लगाया जा चुका है। इसलिए रूसी सैनिकों की प्लांट में तैनाती की वजह से दुनिया में अलग तरह का डर है। डर यह है कि रूसी फोर्स ज़ेपोरिज़िया को खाली करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ब्लास्ट कर सकती है।
और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्रेमलिन से यूरोप के अब तक के सबसे बुरे संबंध को। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक यूरोपियन देशों से क्रेमलिन के संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। रूसी राजनयिकों के निष्कासन की लहर है, लेकिन इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और जवाब का मतलब दुनिया समझती है, यह जवाब बारूदी तबाही होगा। क्यों होगा, इसे यूक्रेन को मिली मदद के आधार पर समझिए। जारी लिस्ट के तहत अब तक की जंग में यूक्रेन को 50,152 mm के गोले, 15,155 mm के गोले और 160-155 mm के हॉवित्जर तोप यूक्रेन को दिए गए हैं। इसके अलावा 1 लाख राउंड 125 mm टैंक के गोले, 60,122 mm ग्रैड रॉकेट, 300 टैक्टिकल व्हीकल समेत 1600 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 10,000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 59,000 एंटी आर्मर सिस्टम जैसे न जाने कितने ही हथियार यूक्रेन को यूरोपियन देशों के जरिए ही मिले हैं। और इसी तरह के हथियारों ने यूक्रेन को अब तक रूस के मुकाबले जंग के मैदान में बनाए रखा है। दरअसल यूरोप से ज्यादातर देश नेटो के सदस्य हैं, इसलिए नेटो की स्ट्रैटेजी के तहत इन तमाम देशों ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जंग अब न्यूक्लियर तबाही की कगार पर आ पहुंची है। यानी न्यूक्लियर तबाही का असली जिम्मेदार नेटो को माना जाएगा, जिसकी स्ट्रैटेजी रूस को उकसा रही है और ये उकसावा रुक भी नहीं रहा है। In total, we have trained and equipped more than 9 new Ukrainian armored brigades. This will put Ukraine in a strong position to continue to retake occupied territory. इस बयान से साफ है कि यूक्रेन की स्ट्रैटेजी कीव से नहीं बल्कि नेटो और पेंटागन से बन रही है। लेकिन क्रेमलिन की स्ट्रैटेजी भी अपने चरम पर है। दावा है कि पुतिन इस समय जंग के नियमों से अलग हटकर 37 निजी सेनाओं के सहारे जंग में है। और अगर ऐसा है तो फिर न्यूक्लियर तबाही इन्हीं के सहारे तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान, रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं। डोनेस्क में ही मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डोनेस्क में भारी तबाही हो रही है। डोनेस्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं। यहीं पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा यहीं पर मौजूद है और यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। डोनेस्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। देखिए ये तस्वीरें जिसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे इस इमारत पर आकर रॉकेट गिरा और इस इमारत को नुकसान पहुंचा। यहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम। मनीष झा यहां पर मौजूद हैं और वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं इन धमाकों के बाद की तस्वीर। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेस्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20-25 मिनट पहले यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा। यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर और ये अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। महाविध्वंस 2.0 शुरू। और ग्राउंड पर TV9 रिपोर्टर। ये बस जा रही थी, इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। जहां हुई रॉकेट तबाही, वहां से TV9 की गवाही।
जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। विध्वंस का दूसरा चरण टीवी 9 पर सीधा प्रसारण। यहाँ घर होता था, यहाँ किसी का परिवार था, किसी के बच्चे यहाँ पर रहते थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट गिरता है, पूरा घर चकनाचूर हो गया। वॉर 2.0 का बारूदी ग्राउंड सबसे पहले पहुंचा टीवी 9। तो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, रॉकेट दागे गए और जिसकी वजह से आप देखिए कि इस होटल का जो सारा हिस्सा है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मोस्ट डेंजरस वॉर रिपोर्टिंग सीधे वॉर 2.0 के विस्फोटक ग्राउंड से। रेल मंत्रालय को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। बस पर हमला, मार्केट पर स्ट्राइक, घर पर रॉकेट प्रहार, होटल पर हमला। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल के पहले ही महाविध्वंस की महाअग्नि भड़क गई है। महाविनाश की शुरुआत रूस ने की। रशियन आर्मी ने यूक्रेन के 27 शहरों पर क्रूज मिसाइलों से भीषण प्रहार किया। इसके बाद यूक्रेन ने भी रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क पर 40 से 50 रॉकेट हमले किए। यूक्रेन के रॉकेट स्ट्राइक में डोनेस्क धुआं हो गया। घर, बाजार, बस, कार, होटल सब कुछ तहस नहस हो गया। सड़कों पर लाशें बिछ गई। चारों तरफ बारूदी आग और धुआं नजर आने लगा। टीवी 9 भारतवर्ष वॉर ग्राउंड से महाविध्वंस का सीधा प्रसारण कर रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष दुनिया का पहला और इकलौता चैनल है जो सेकंड फेज के वॉर जोन में पहुंचा। डोनेस्क में यूक्रेन ने कैसी तबाही मचाई है उसकी गवाही टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा दे रहे हैं सीधे वॉर ग्राउंड से। डोनेस्क में आसमान से यूक्रेन के रॉकेट गिरे। इसकी जद में मिनी बस आ गई। रॉकेट हमले में बस जलकर तबाह हो गई। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा पहुंचे। उन्होंने अटैक ग्राउंड पर जो कुछ देखा वो दिल दहला देने वाला है। ये बस जा रही थी, इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। बस में मौजूद पैसेंजर्स सब जलकर मारे गए। बस में अभी भी उनकी बॉडी रखी हुई है। मैं कैमरा सहयोगी अमित से कहूँगा कि बहुत जूम ना करे क्योंकि वो बॉडी जलकर वहाँ पर बस में पड़ी हुई है, उसकी स्मेल तक आ रही है। आखिरकार इस बस में सवार कर रहे पैसेंजर्स कौन से मिलिट्री एसेट्स थे, ये जेलेंस्की को बताना चाहिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जेलेंस्की से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार इस बस में सवार उन 8 पैसेंजर्स का क्या कसूर था। चलती बस को क्यों टारगेट किया गया। इसी तरह यूक्रेन के कई रॉकेट मार्केट और रिहायशी इलाकों में गिरे जिसमें गाड़ियां और दुकान तबाह हो गए। कई घर मलबे में बदल चुके हैं। यूक्रेन ने जिन घरों को तबाह किया उसकी गवाही टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट दे रही है। हम इस वक्त डोनेत्स्क में ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां अब से महज 15-20 मिनट पहले यूक्रेन की तरफ से 2 रॉकेट गिराए गए। यहां से महज कुछ ही दूरी पर मैं खुद मौजूद था और यहाँ क्या तबाही का मंजर है वो हम आपको दिखाते चले। सबसे पहले देखिए जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेत्स्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूं यहां से 20-25 मिनट पहले यहां पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है
कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा, यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर, और ये अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। और यहाँ देखिए गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा सा विशाल सा गड्ढा, समझिए कि एक तालाब बन जाए उस तरह का गड्ढा यहाँ पर बन गया है। इस जगह पर 2 रॉकेट गिरे तो कई घर मलबे में बदल गए, पूरा इलाका खंडहर सा नजर आने लगा। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रॉकेट गिरा था, और हम इस समय उस सिक्योरिटी ऑफिसर से भी बात करने वाले हैं जिन्होंने जायज़ा लिया कि यहाँ पर कौन सा रॉकेट गिरा था, कितना नुकसान पहुंचा है, और क्या अभी भी कोई विस्फोटक यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। Здравствуйте, we are in Indesky. What happened? You can say in Russia. Мы, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, находимся на осмотре места происшествия. Это последствия обстрела Ворошиловского района города Донецка. На месте обстрела обнаружена воронка. जिनके घर बर्बाद हुए वो तो सदमे में हैं। जिन्होंने रॉकेट हमला देखा या धमाके की आवाज सुनी वो दहशत से भरे हुए हैं। यूक्रेन ने करीब 50 रॉकेट दागे, जिसकी जद में डोनेट्स्क के बीचों बीच मौजूद सेंट्रल होटल भी आया। वहां कितनी बर्बादी हुई, TV9 रिपोर्टर मनीष झा ने इसका भी जायजा लिया। यहाँ घर होता था, यहाँ किसी का परिवार था, किसी के बच्चे यहाँ पर रहते थे, और अचानक यहाँ पर रॉकेट गिरता है, पूरा घर चकनाचूर हो गया। और घर के बीचों बीच में यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। मतलब इतना बड़ा गड्ढा है कि मुझे तो छोड़िए, यहाँ के जो लोग हैं अगर वो भी खड़े होंगे तो वो भी इस गड्ढे में समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये घर की तस्वीरें, जो लोगों के घर के जो तस्वीरें हैं, वहाँ देखिए कि घर के क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर ये हमला हुआ और रॉकेट के गिरने के बाद तुरंत ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, महज 15 से 20 मिनट की देरी से पहुँचे यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखाई दिए, यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिखाई दिए। अच्छी बात ये थी कि जिनका घर है वो महिला जो यहाँ पर अभी भी शॉक की स्थिति में है, सोचिए लगभग 1 घंटा हो गया, अभी भी वो शॉक की स्थिति में है। डोनेट्स्क का ये सेंट्रल होटल है, यहाँ पर जहाँ TV9 की टीम ठहरी है वहाँ पर रॉकेट से हमले हुए हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे इस होटल को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, रॉकेट दागे गए, और जिसकी वजह से आप देखिए कि इस होटल का जो सारा हिस्सा है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सबसे पहले सामने में आप ये देख रहे हैं जो ये लोहे के गेट हैं, ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको होटल की बिल्डिंग का वो शीशा वाला हिस्सा सब दिखाएगा। देखिए अभी भी कमरे के बहुत सारे कमरे के और दरवाजे और दूसरे और जो हिस्से हैं वो सब शीशे टूटे हुए हैं। ये हाल है उस जगह का जो डोनेट्स्क के बीचों बीच स्थित सेंट्रल होटल है। सामने में जो ये एक शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दरअसल DPR का रेल मंत्रालय है, और इस रेल मंत्रालय को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देखिए इस बिल्डिंग में जितने भी शीशे आपको दिख रहे हैं, ये खिड़कियों के, दरवाजों के, ये सब किस तरह से टूटे हुए हैं। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड से TV9 रिपोर्टर मनीष झा की ये वॉर रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि तबाही का वो तांडव शुरू हो चुका है जो 30 अप्रैल को शुरू होने वाला था। आने वाले वक्त में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़कने वाली है। ये वो आग होगी जिसमें कई देश भस्म हो सकते हैं। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड से TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। ये एक ऐसा प्लान है जो अगर अंजाम तक पहुंच गया तो पुतिन की सेना के लिए और पूरे रूस के लिए वो बहुत बड़ा सदमा होगा। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के इस सनसनीखेज प्लान में पुतिन के अलावा रूस के टॉप कमांडर्स के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। पुतिन के अलावा रूस के और कौन-कौन से कमांडर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर हैं और क्या है ज़ेलेंस्की का टारगेट 5, ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
अब आर या पार, ज़ेलेंस्की करने वाले हैं घातक प्रहार। ये प्रहार सैनिकों पर नहीं, सेनापतियों पर होने वाला है। ये घात रूस के उन 5 बड़े सुपर पावर्स पर होने वाला है जिसके बलबूते रूस की आर्मी पिछले साल भर से यूक्रेन पर कहर ढा रही है। बैटल ग्राउंड में खून बहुत बह चुका है। बम बारूद की बौछार से यूक्रेन वॉर में काफी तबाही हो चुकी है। अब ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को रोकने के लिए कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए यूक्रेन ने की सीक्रेट तैयारी। ज़ेलेंस्की ने बनाया खूनी प्लान। ज़ेलेंस्की का टारगेट 5। ज़ेलेंस्की रूस के टॉप 5 लोगों को खत्म करना चाहते हैं। 5 को खत्म करके ज़ेलेंस्की अब तक का अपना सबसे बड़ा बदला लेना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के दिल में उबलते प्रतिशोध के ये 5 बड़े रूसी चेहरे हैं। व्लादिमीर पुतिन, येवगेनी प्रिगोजिन, रमज़ान कादिरोव, वालेरी गेरासिमोव, सर्गेई सुरोविकिन। पुतिन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन हम आपको ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में शामिल बाकी 4 कमांडर्स के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि ज़ेलेंस्की पुतिन समेत इन 4 कमांडर्स को क्यों खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट ज़ेलेंस्की के इस टारगेट 5 को अमली जामा पहनाने की तैयारी भी कर चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से किए जा रहे इन दावों के पीछे हाल ही में घटी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन समेत रूस के 5 टॉप लोगों को मारने पर आमादा है। पहली घटना पुतिन को लेकर है। पुतिन के मर्डर का प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका था। पुतिन के मर्डर का प्लान किरिलो बुदानोव ने तैयार किया था। मेजर जनरल किरिलो बुदानोव यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के चीफ हैं। बुदानोव ने न सिर्फ रूस पर बड़े हमले का प्लान बनाया बल्कि पुतिन को भी खत्म करने के लिए ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च करवाया। पुतिन को खत्म करने के लिए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के चीफ बुदानोव ने 4 दिनों में 4 ड्रोन हमले करवाए। हालांकि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन्स को मॉस्को के पास ही मार गिराया। इस तरह बुदानोव का पुतिन के खिलाफ प्लान नाकाम हो गया। लेकिन ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में पुतिन अभी भी सबसे ऊपर है। ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में पुतिन के बाद दूसरा नंबर येवगेनी प्रिगोजिन का है। येवगेनी प्रिगोजिन रूस में भाड़े के सैनिकों यानी वैगनर आर्मी के चीफ हैं। प्रिगोजिन पुतिन के काफी खास माने जाते हैं। रूस में प्रिगोजिन की लोकप्रियता एक हीरो जैसी है, लेकिन अमेरिका समेत नेटो देशों में उन्हें इस दौर का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में तीसरे नंबर पर है रमज़ान कादिरोव। चेचन लीडर कादिरोव खुद को पुतिन का सबसे बड़ा भक्त बताता है। कादिरोव को दुनिया के खूंखार कमांडर्स में माना जाता है। कादिरोव ने गुरुवार को ही अपनी सेना को यूक्रेन भेजा है और उसने प्रिगोजिन से भी मुलाकात की थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में चौथे नंबर पर वालेरी गेरासिमोव और 5वें नंबर पर सर्गेई सुरोविकिन का नाम बताया जा रहा है। वालेरी गेरासिमोव रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के चीफ हैं। वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन में रूसी सेना के विशेष सैन्य अभियान के प्रमुख हैं। पुतिन गेरासिमोव पर बहुत भरोसा करते हैं। ज़ेलेंस्की की हिट लिस्ट में शामिल सर्गेई सुरोविकिन भी रूसी सेना के जनरल और रूसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं। यूक्रेन वॉर में सुरोविकिन का रोल बहुत बड़ा रहा है, इसलिए ज़ेलेंस्की के टारगेट 5 में ये रूसी कमांडर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को अमेरिकी F-16 फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। अमेरिका में यूक्रेन के पायलट की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में F-16 रूस के लिए नई चुनौती बनने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए F-16 जल्दी ही भेज सकता है, लेकिन रूस के लिए यह बेहद आसान टारगेट होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-16 के लिए यूक्रेन को अपने एयरबेस को डेवलप करना होगा और रूस को आसानी से पता चल जाएगा कि अमेरिका F-16 कहां रख रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन के एयरबेस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के लिए F-16 को सुरक्षित रखना और उसे रूस के टारगेट से बचाना कितना मुश्किल है, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कई महीनों से ज़ेलेंस्की का अरमान है कि मेड इन अमेरिका का ये विमान उनकी वायु सेना को मिल जाए। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अमेरिकी F-16 युद्ध में गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन यूक्रेन को शायद ये अंदाजा नहीं है कि F-16 का रखरखाव करना, उसे दुश्मन की नजर से बचाना कितना मुश्किल होगा।
यूक्रेन के पायलट्स अमेरिका में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जाहिर है यूक्रेन वायुसेना के पायलट कुछ दिनों में इस विमान को उड़ाने और इस विमान से हमला करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि इन विमानों को यूक्रेन रखेगा कहां? F-16 फाइटर जेट्स के लिए रनवे कैसे तैयार होगा और इसे रशियन मिसाइलों से कैसे बचा कर रखा जाएगा? यह सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि यूक्रेन के पास कई एयरबेस हैं, वायुसेना के पास कई रनवे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो हैरान करने वाला है। F-16 विमान जितना घातक है, रखरखाव के मामले में ये दूसरे विमानों से उतना ही अलग है। F-16 के लिए पहली जरूरत बताते हैं। F-16 के लिए खास तरह का रनवे चाहिए। बहुत कठोर रनवे F-16 के लैंडिंग के लिए खतरनाक हो सकता है। F-16 जहां से उड़ान भरेगा वो इलाका बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक F-16 के लिए यूक्रेन को अपने एयरबेस को डेवलप करना होगा और जैसे ही ऐसा कोई काम शुरू होगा, रूस को सैटेलाइट से इसकी तस्वीर मिल जाएगी। F-16 यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस आसानी से उन तमाम एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां F-16 रखे जाएंगे। एयरबेस बर्बाद होने के बाद यूक्रेन F-16 को दूसरी जगहों पर शिफ्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि इसके लिए खास तरह के रनवे की जरूरत होती है। टेक ऑफ के वक्त F-16 आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए F-16 जहां से उड़ान भरेगा वहां दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। F-16 के लैंडिंग गियर बहुत हल्के वजन का होता है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पास F-16 को उड़ाने के लिए पहले से ही एयरबेस है। फिलहाल यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट मिला है। F-16 रूस के लिए ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है क्योंकि रूस की वायुसेना बेहद ताकतवर है और रूस के पास आधुनिक बॉम्बर और फाइटर जेट्स हैं। फिलहाल F-16 से निपटने की तैयारी रूस में शुरू हो गई है। यूक्रेन के तमाम एयरबेस को टारगेट करने के लिए रणनीति तैयार हो रही है। रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिससे रूस के बॉम्बर यूक्रेन के एयर स्पेस में आए बिना फायर कर सकते हैं। रूस ने फिलहाल यूक्रेन की वायु शक्ति को खत्म करने के लिए यूक्रेन के तमाम एयरबेस को निशाना बनाने का प्लान तैयार किया है। F-16 के आते ही रूस से यूक्रेन के एयरबेस पर अटैक हो सकता है। F-16 कहां लाए गए हैं, रूस के लिए यह पता लगाना भी मुश्किल नहीं है। माना जा रहा है कि F-16 से निपटने के लिए रूस यूक्रेन के सीक्रेट हैंगर्स को खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को घेरने के लिए नेटो की रणनीति के तहत यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट पर ले रखा है, लेकिन रूस ने एक कदम आगे बढ़कर दुश्मनों की रणनीति का जवाब तलाश लिया है और जवाबी कार्रवाई के तहत निशाना बनाया है मिकोलेव को। मकसद है यूक्रेन का ब्लैक सी रूट को बंद करना और ऐसा करने के पीछे मकसद भी है रूस के मालवाहक पोत की डॉकिंग पर लगे प्रतिबंध को हटाना। इस रिपोर्ट में देखिए क्रेमलिन की रणनीति का हिस्सा जो नेटो पर भारी पड़ रहा है। मिकोलेव यूक्रेन की पोर्ट सिटी के अंदरूनी हिस्से का वो क्षेत्र जिसे सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन अब ये प्रांत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस हिस्से की आबादी को रूस की बारूदी नजर लग चुकी है। यूक्रेन की क्रीमिया को टारगेट बनाने की तैयारी में ये जवाबी एक्शन है जिसमें सीधे टारगेट किया गया है यूक्रेन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ताकि नेटो की रणनीति के तहत क्रीमिया की तरफ बढ़ते यूक्रेन और मददगारों के घातक हथियारों को रोका जा सके। यानी क्रीमिया की रणनीति का विध्वंसक आगाज होने से पहले ही क्रेमलिन की रणनीति के तहत यूक्रेन के समुद्री मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसका सबूत है कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस से जारी रिपोर्ट। और रिपोर्ट यह है कि बुधवार और गुरुवार के बीच मिकोलेव पर हमला हुआ है। इस हमले में यूक्रेन के 8 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं 32 लोग इस हमले में घायल हुए हैं और घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है। कीव की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा खुलासा है जिससे रूस के नए ऑपरेशन की पुष्टि होती है? जवाब है बाल्टिक टू ब्लैक सी तक घेराबंदी के एक्शन का दूसरा चरण। मिकोलेव प्रांत के गवर्नर विताली किम ने कैलिबर मिसाइल से अटैक का दावा किया है। दावा यह है कि 4 कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से दागी गई है और यही कैलिबर मिसाइल रिहायशी क्षेत्रों पर गिरी है। इस हमले में 22 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 12 निजी घर बर्बाद हो गए। वहीं कई आवासीय इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मतलब साफ है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में जैसे ही क्रीमिया की सीमा पर हलचल महसूस हुई, रूस ने ब्लैक सी में तैनात अपने मिसाइल बोट से मोर्चा खोल दिया।
और यूक्रेन का ब्लैक सी तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर दिया। यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लैक सी के तहत यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने 5 मांग करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बना दिया है। ये मांगे हैं स्विफ्ट से रूसी फेडरल बैंक को जोड़ना, कृषि सामग्री की आपूर्ति बहाल करना, रूसी जहाजों की डॉकिंग से बैन हटाना, अमोनिया पाइपलाइन को बाहर करना और 5वां रूसी खाद्य कंपनियों के खाते खोलना। यानी मिकोलेव एक तरह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का शिकार हुआ है और अगर यूएन की तरफ से रूस की अपील को खारिज किया जाता है तो फिर यूक्रेन की ग्रेन डील ब्लैक सी के रास्ते खतरे में पड़ सकती है। मुमकिन है कि रूस यूक्रेन के वेयर हाउस को ही निशाना बना दे ताकि अनाज समंदर तक पहुंच ही ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।